Hello friends, here I am Akshay Gupta and welcome to 7th discussion of our NCERT Geography Class 7. तो एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नई वीडियो और एक नया चैप्टर। तो देखते हैं चैप्टर कौन सा है, क्या नाम है और क्या क्या उसके अंदर इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा कंटेंट है चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। टाइटल से समझ आ रहा है, ह्यूमन मतलब इंसान, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, सेटलमेंट जहां पर वो घर बनाता है, ट्रांसपोर्ट जिस ट्रांसपोर्ट से या जिसके माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, एंड मतलब और कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का एक माध्यम। ओके, तो चलते हैं आगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड होम्स। तो सेटलमेंट्स वो प्लेसेस हैं जहां पर लोग अपना घर बसाते हैं। सेटलमेंट्स परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्पररी भी हो सकते हैं। परमानेंट जैसे हम लोग बनाते हैं अपना ईंट, सीमेंट, पत्थरों से मकान, और टेम्पररी होते हैं जो कुछ टाइम के लिए बनाते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट्स। मतलब वो रहने की जगह जहाँ पर हम लोग कुछ टाइम के लिए रहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी सेटलमेंट। अब जो पीपल हैं टेम्पररी सेटलमेंट के, वो क्या क्या करते हैं? वो हंटिंग करते हैं, जानवरों को मारते हैं, गैदरिंग करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब क्या हुआ, आज एक जगह पर कुछ बोया, जब उसकी प्रोडक्टिविटी हो गई, मतलब हम लोगों ने वहां से जो भी बोया था वो काट लिया, उसके बाद वहां से वो सारा चीज क्लियर कर दिया, पेड़ जो भी हमने लगाए थे वो सब क्लियर कर दिए, फिर जाकर दूसरी जगह पर हमने सेम काम किया। उस पर दैट एंड ट्रांसह्यूमैनिज। अब ट्रांसह्यूमैनिज क्या है? ये एक सीजनल मूवमेंट है लोगों का। मतलब क्या हुआ, जहां पर जिस टाइप का सीजन होगा वो उस टाइप को उधर चले जाएंगे। लेकिन लाइक कुछ को पसंद होती है कि हमें सर्दियों में ही रहना है, तो वो पहाड़ों पर चले जाते हैं। कुछ को पसंद होता है कि हम गर्मियों में रहेंगे, कुछ की बॉडी ऐसी बनी होती है कि वो गर्मियों में रहते हैं, तो वो राजस्थान, गुजरात इधर चले जाएंगे। ओके, यहाँ पे लिखा है ट्रांसह्यूमैनिज, इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। सीजनल मूवमेंट है, या फिर हम लोग यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। गर्मियों में सपोज करो, गर्मियों में ये लोग रहे पहाड़ों में और सर्दियों में ये लोग आ गए प्लेन्स में, तो ये एक सीजनल मूवमेंट है इनका। पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पैस्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन्स। अब वो लोग जो एनिमल्स को चराते हैं या अपने पास रखते हैं, वो नए नए एनिमल्स के लिए घूमते हैं जैसे जैसे सीजन्स में चेंजेस आते हैं। फिर लिखा हुआ है, द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड अ साइट। तो वो जगह जहां पर एक बिल्डिंग या एक घर बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग साइट। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, द नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट। अब आइडियल साइट ढूंढने के लिए या नेचुरल कंडीशंस क्या क्या होती है? सबसे पहली बात, वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। मतलब मौसम सही होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंड होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी ठीक से आता रहे। और यहाँ पर हम फेवरेबल कंडीशन में ये भी बोल सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, कि बारिश पड़ने से कहीं कितनी जगह पर पानी भर जाता है, तो जिसकी वजह से मच्छर वही अब वापस अपने डिसीजेस हो जाती हैं। इसलिए फिर ऐसी जगह ढूंढी जाती है जहां पर पानी ना भरता हो, घर बनाने के लिए वो जगह बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, ठीक हो, ये सब देखा जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब पानी वहां पर सही मात्रा में मिले। सुटेबल लैंड, लैंड हमें सूट कर रहा हो लोकेशन वाइज। और फर्टाइल सॉइल, सॉइल थोड़ी बहुत फर्टाइल हो। ओके, तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। अब दो टाइप के सेटलमेंट होते हैं, रूरल और अर्बन। रूरल मतलब होता है गांव, अर्बन मतलब होता है शहर। अब जो people of rural settlements are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craftswork, etc. जो गांव के लोग हैं वो मेनली किस में बिजी रहते हैं? एक्टिविटीज में, जैसे एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब खेती बाड़ी करते हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री जंगलों में जाके पेड़ काटते हैं या फिर पेड़ लगाते हैं,
क्राफ्ट्स वर्क और जो भी हाथ से सामान बनाया जाता है वो बनाते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। अब जो गांव है वो या तो बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं या फिर बहुत ज्यादा खुले हुए हैं। अब एक एग्जाम्पल क्या हो गया, देखिए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का जैसे जो हमारी ये झुग्गी झोपड़ी होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो कितने क्लोज होती है ना। फ्लैट लैंड या खाली जगह बहुत मुश्किल से ही मिलती होगी। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ट एरियाज ऑफ ड्वेलिंग्स, बहुत क्लोजली बिल्ट है, बहुत पास पास बना हुआ है, जहां पर फ्लैट लैंड बहुत मुश्किल से मिलता है। उसके बाद आता है स्कैटर्ड, जो दूर दूर जिनके घर होते हैं, बहुत दूर दूर। इसमें भी वही लिखा हुआ है ना, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, मतलब जो घर बनाए जाते हैं वो कुछ कुछ स्पेस के बाद बनाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब ये सेटलमेंट्स मेनली कहाँ मिलते हैं, हिल्स में, या फिर जहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा हो, या फिर जिनका मतलब वो रीजन्स जहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा एक्सट्रीम हो, मतलब थोड़ा ज्यादा खराब रहता हो। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर इन्वायरमेंट। तो रूरल एरियाज में लोग बाग अपना घर इस तरह से बनाते हैं ताकि इन्वायरमेंट को सूट आ सके। जैसे जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है तो वहां पर वो लोग स्लैंटिंग रूफ बनाते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ों में भी जब जहां पर बर्फ पड़ती है वहां पर भी स्लैंटिंग रूफ बनाए जाते हैं। वो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जब बर्फ पड़े तो वो स्लैंटिंग रूफ के माध्यम से वो नीचे गिर जाए। अगर बिल्कुल प्लेन होगी, जैसे हम लोग के यहाँ होती है बिल्कुल सीधी होगी छत हमारी, तो क्या होगा, बर्फ जमा हो जाएगी, जिस वजह से छत छत पर जो होगा वो बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा, और जो हमारी सीलिंग होती है या लेंटर होता है वो गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, इस वजह से वहां पर स्लैंटिंग रूफ बनाया जाता है, हेवी रेनफॉल में भी और जहां पर बर्फ पड़ती है वहां पर भी। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन, द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। वो प्लेसेस जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है रेनी सीजन में, वहां पर क्या होता है, हाउसेस को, घरों को एक मतलब मतलब कुछ प्लेटफॉर्म उठाकर वहां बनाते हैं। जैसे अगर हम असम की बात करें तो वहां पर बैम्बू की लकड़ियों पर घर बनते हैं। वो क्यों, क्योंकि असम में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो ज्यादा बारिश होगी तो उनके जो घर है वो बहने की पूरी पूरी संभावना है। इस वजह से वो लोग अपने घर जो होते हैं वो रेज्ड प्लेटफॉर्म पर, मतलब बैम्बू की लकड़ियों पर बनाते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। टाउन्स हमारे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, सिटीज में बहुत ज्यादा बड़ा अर्बन सेटलमेंट होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। तो अर्बन एरियाज में, मतलब शहरों में, लोग बाग किस में बिजी हैं, चीजों को बनाने में, ट्रेड करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने में, और अपनी सर्विसेज देने में। ओके, तो चलते हैं आगे। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है इन द एंडीज माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द लामास आर यूज्ड एज याक्स इन तिब्बत। तो एंडीज माउंटेन में साउथ अमेरिका की लामास को यूज करा जाता है जैसे याक होते हैं तिब्बत में। मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए याक यूज होते हैं तिब्बत में, और लामास यूज होते हैं एंडीज माउंटेन में साउथ अमेरिका के। ओके, तो ये याक ललामास एक टाइप के एनिमल है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है द फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर। चार मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है, वाटरवेज, लैंडवेज, एयरवेज और रेलवेज। सबसे पहली बात आती है रोडवेज की या लैंडवेज की। इसमें लिखा हुआ है पहला पॉइंट मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम लोग मेनली रोडवे बसेस ही यूज करते हैं। दे कैन बी मेटल्ड, पक्का, और अनमेटल्ड, कच्चा। तो रोड जो होती है वो मेटल की, अब आप लोग नीचे फोटो में देख सकते हैं मेटल रोड कैसी है, बिल्कुल सीमेंटेड, और अनमेटल जिन पर मतलब जो मिट्टी पत्थर बस यही पड़े हुए हैं। ओके, तो रोड जो होती है वो दो टाइप की होती है, मेटल्ड और अनमेटल्ड। नेक्स्ट लिखा हुआ है मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। तो मनाली से जो ले लद्दाख, ले लद्दाख सुना होगा,
तो मनाली से जो ले हाईवे है हिमालयन माउंटेन, वो सबसे ऊंचा रोडवे बनाया गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज और अंडरपास। तो रोड्स कुछ कुछ अंडरग्राउंड भी होती हैं, उनको अंडरपास या सबवेज बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट पॉइंट है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये करता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ओके, तो इस लाइन को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में चार कौन कौन से शहर आते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ओके, तो चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है रेलवेज। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है रेलवेज आर लार्जेस्ट इन एशिया, मतलब एशिया में रेलवेज लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा रेल ट्रेन जो होती हैं वो एशिया में चलती हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द रेलवेज कैरी हेवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। तो ट्रेन जो होती हैं या रेलवेज जो होती हैं वो बहुत भारी सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं जल्दी और सस्ते में। नेक्स्ट लिखा हुआ है द ट्रेन फ्रॉम जिनिंग टू लहासा runs at an altitude of 4000 meter above the sea level and highest point is 5072 meters। मतलब क्या हुआ, जिनिंग और लहासा दो जगह का नाम है। तो जिनिंग से ट्रेन चलती है लहासा तक, ये 4000 मीटर सी लेवल से 4000 मीटर की एल्टीट्यूड, मतलब इतना ऊंचा, आप देखो ना इतना ऊंचा वहां पर ये बिछाया हुआ है, पटरी बिछाई हुई है। और जो सबसे ऊंचा पॉइंट जो छुआ हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है 5072 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटरबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्तोक ऑन पैसिफिक कोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इससे कम से कम 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये समझ लेते हैं पहले क्या, चलो क्या चीज है। एक जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन रेलवेज ये नाम दिया जाता है, या फिर अलग आपको पता होगा कि ट्रेन के अलग अलग नाम होते हैं। इसी तरह से ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, सबसे लंबी रेलवे सिस्टम है जो वेस्टर्न रशिया में सेंट पीटरबर्ग को कनेक्ट करती है पैसिफिक कोस्ट के व्लादिवोस्तोक से। ओके, तो इससे समझते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कौन सा है, तो वो हो गया ट्रांस साइबेरियन रेलवे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वो किसको कनेक्ट करता है, तो वो करता है व्लादिवोस्तोक को। और किससे कनेक्ट करता है, वो करता है सेंट पीटरबर्ग को व्लादिवोस्तोक से। ठीक है, तो सेंट पीटरबर्ग हो गया हमारा वेस्टर्न रशिया में और व्लादिवोस्तोक हो गया हमारा पैसिफिक कोस्ट में। तो आप एक नीचे फोटो देख सकते हैं, ये इंडियन रेलवेज की फोटो है। ओके, तो चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है वाटरवेज। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हेवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो जो वाटरवेज है मतलब पानी के जहाज से जो हम लोग कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, तो वो सबसे सस्ता साधन है जिससे कि हम लोग बहुत भारी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। दो टाइप के वाटरवेज होते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवेज और एक होता है सी रोड्स। इनलैंड अगर आप नाम से समझ रहे होंगे, इनलैंड मतलब क्या हुआ, एक देश के अंदर के जो भी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उनमें जो भी शिप चल रहे हैं वो हो गए इनलैंड वाटरवेज। और सी रोड जो भी सी में या ओशन में हमारे शिप जो है वो चलते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। मतलब वो रिवर्स और लेक्स जहां पर नेविगेशन कर सकते हैं, मतलब पता रहता है कि हमें ये वाली नदी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसी में ही हमें, जैसे अगर हम बात करें गंगा की, तो वो कुछ गंगोत्री से शुरू होती है और बे ऑफ बंगाल तक जाती है। तो हमें उसका पता है कि वो इस डायरेक्शन में बह रही है, और अगर हमें सामान भेजना है तो हम लोग आराम से भेज सकते हैं। ओके, तो उनको बोलेंगे इनलैंड वाटरवेज। तो कुछ इनलैंड वाटरवेज की एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया। ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका में कुछ ग्रेट लेक के नाम से 5 लेक्स को मिलाकर ग्रेट लेक्स बना हुआ है। ओके,
फिर लिखा हुआ है रिवर नाइल इन अफ्रीका, जैसे नाइल हो गई अफ्रीका में, ओके, तो ये अफ्रीका के अंदर है ना नाइल, तो वो इनलैंड वाटर वे हो गई। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो सी रूट और ओशनिक को हम लोग मेनली किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम लोग जो सामान है वो एक देश से दूसरे देश में भेज सकें। जैसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अगर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखें, एशिया के हैं सिंगापुर और मुंबई, नॉर्थ अमेरिका के हैं न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, साउथ अमेरिका के हैं रियो डी जैनरियो, अफ्रीका के हैं डरबन और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया का है सिडनी, यूरोप का है लंदन और रॉटरडैम। तो ये कुछ पोर्ट्स के नाम है बेसिकली, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जहां से बोल सकते हैं मैक्सिमम शिप्स निकलते हैं, ताकि वो सामान एक देश से दूसरे देश में पहुंचा सके। ओके, तो चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आता है एयरवेज। इसमें पहला पॉइंट लिखा है दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये एक सबसे तेज से चलने वाला वे, ट्रांसपोर्ट का वे है। मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल। ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि फ्यूल की जो कॉस्ट, मतलब तेल की जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा हाई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज। तो हेलीकॉप्टर सबसे ज्यादा यूजफुल है उन एरियाज में जाने में जहां पर हमारी रेलवे या रोड या बसेस नहीं जा सकती। एंड इन टाइम ऑफ कैलामिटीज फॉर रेस्क्यूइंग पीपल। और जिस टाइम पर कैलामिटीज होती हैं, नेचुरल कैलामिटीज, जैसे हमारा ये अर्थक्वेक आ जाता है या फिर सुनामी आ जाती है, तो उस टाइम पर रेस्क्यू करने के लिए लोगों को फूड, वाटर, क्लोथ्स, मेडिसिन ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। तो एयरवेज किस किस चीज से अफेक्ट होता है, एक तो बैड वेदर से, जैसे या तो धुंध हो गई, या स्टॉर्म बहुत तेज हवाएं, तूफान जैसे आता है वो आ गया। तो आप लोग नीचे देख सकते हैं कि एक एरोप्लेन की फोटो है, एक हेलीकॉप्टर की फोटो है। तो मेनली एरोप्लेन में क्या होता है, हमें एक रनवे चाहिए होता है एयरप्लेन को उड़ाने में, लेकिन हेलीकॉप्टर में ऐसा नहीं है। अगर आपके घर की छत इतनी मजबूत है या फिर उसकी पंखड़ियों के हिसाब से स्पेस है, तो वो आपके घर पर भी उतर सकता है। ओके, तो मेनली हेलीकॉप्टर्स किस लिए यूज होते हैं, जैसे जो बेसिकली यूज है हेलीकॉप्टर्स का, या तो वो ये है कि नेचुरल क्लामिटीज को देखने के लिए, कि और वहां पर उनको रेस्क्यू करने के लिए लोगों को, और फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, तो चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है किस एक मैसेज दूसरे को कन्वे करने के लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे आर कॉल्ड मास मीडिया। तो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन के थ्रू हम लोग बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं मास मीडिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फॉरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। मतलब क्या हुआ, सैटेलाइट्स हेल्प करती है ऑयल एक्सप्लोरेशन में, मतलब कि यहाँ पर तेल की पॉसिबिलिटी है या यहाँ फिर यहाँ पर तेल हो सकता है, तो उनको देखने में हेल्प करती है। फॉरेस्ट का सर्वे कि कहाँ पर कितने ज्यादा फॉरेस्ट है या फिर कहाँ पर बहुत ज्यादा कम फॉरेस्ट है। अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड के नीचे कितना पानी है या कहाँ तक पानी है। मिनरल वेल्थ, कहाँ कहाँ पर मिनरल्स हैं। वेदर फॉरकास्ट, कैसा मौसम रहेगा। और डिजास्टर वार्निंग, कि किसी भी टाइम क्या क्या डिजास्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटरनेट मेड आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल एज वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज, एयरवेज एंड इवन सिनेमा, एंड इवन कैन ऑर्डर फूड ऑनलाइन जस्ट बाय सिटिंग एट होम। तो ये तो हमें सबको पता है कि इंटरनेट ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर बनाया है। जैसे हम लोग अगर हमें टिकट्स लेने हैं रेलवे के लिए या एयरवे के लिए या सिनेमा के लिए, तो वो हम लोग घर बैठ के कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग अपना खाना भी घर बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पर एक फोटो है मास मीडिया की, उसमें देख सकते हैं
मास मीडिया के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, ब्लॉग, न्यूज़पेपर, न्यूज़, इंटरनेट, सैटेलाइट, मेगाफोन, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, स्नैपशॉट, रेडियो, कैमरा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं मास मीडिया के, ताकि हम लोग एक इंसान बहुत सारे लोगों से जुड़ सके, ओके, या उनसे बात कर सके। ओके, तो चलते हैं आगे। तो थैंक यू गाइज, यहीं तक थी हमारी वीडियो, और 7 चैप्टर में बस इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग गाइज।